तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या आप सारे अपराधों के लिए EFIR कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हर एक अपराध के लिए EFIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें बेल का प्रावधान होता है, जिनमें सजा 3 साल तक होती है, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर अपराध माने जाते हैं, जिनमें 3 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान होता है। तो ऐसे अपराध जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और बेलेबल ऑफेंस में आते हैं, वो जिनमें आपको बेल मिल सकती है, ऐसे अपराध हैं। तो इन अपराधों की श्रेणी को अलग रखा गया है और इस श्रेणी के अपराधों को ही आप डिजिटल फॉर्म में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के तहत दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या आप सारे अपराधों के लिए EFIR कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हर एक अपराध के लिए EFIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं। तो हर किसी के मन में आजकल ये ख्याल आता है, अगर कोई वारदात हो रही है तो हम घर बैठे बैठे उसकी EFIR कर देते हैं। EFIR एक तरीके से आप डिजिटल फॉर्म में घर बैठे बैठे कोई प्राथमिक सूचना दर्ज करवा सकते हैं, परंतु कानून में इसके प्रावधान कुछ अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि EFIR को लेकर कानून में क्या प्रावधान है। तो EFIR आपका है इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये एक पारंपरिक FIR का एक डिजिटल संस्करण है जो नागरिकों को शिकायत दर्ज करने या ऑनलाइन अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो इस प्रणाली में लोग पुलिस स्टेशन जाए बिना भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम है। EFIR की शुरुआत का उद्देश्य अपराधियों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अधिक सुलभ, मतलब आसानी से और ज़्यादा दिक्कत किए बिना आप अपनी सूचना दर्ज करवा सकें, ये इसके पीछे का मकसद था। सवाल ये उठता है कि EFIR आखिर है क्या। ऑनलाइन संस्करण है जहां व्यक्ति पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए गए एक समर्पित पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपराधों या घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बार रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इसे पारंपरिक FIR की तरह ही माना जाता है और पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू कर सकती है। प्राथमिक उद्देश्य पुलिस स्टेशन जाने में लगने वाले समय और प्रयास को कम करना है। तो सवाल उठता है, EFIR क्या इंडिया में वैलिड है? तो जी हाँ, EFIR भारत में पूरी तरह से मान्य है और कानून के अनुसार कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। एक बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR दर्ज होने के बाद इसे मैनुअल FIR की तरह ही माना जाता है। एक दूसरा सवाल जो अधिकतर लोगों को रहता है कि क्या मैं गंभीर अपराधों के लिए EFIR दर्ज करा सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपराध जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, हत्या का हो गया, चोरी जैसे गंभीर अपराध में भी क्या हम EFIR कर सकते हैं? तो आमतौर पर EFIR केवल गैर संज्ञेय अपराधों और मामूली अपराधों के लिए लागू होती है, जो छोटे मोटे होते हैं अपराध, ऐसे अपराधों के लिए। तो आप जैसे गंभीर अपराध हैं, बलात्कार, हत्या, चोरी जैसे गंभीर अपराधों में आपको आमतौर पर EFIR के तहत कवर नहीं किया जाता है। तो आपको व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन में जाकर ही इन अपराधों की रिपोर्ट करानी होती है। तो इसी के साथ हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन EFIR कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं गूगल की तरफ और गूगल पर हम सर्च करेंगे EFIR और अपने राज्य का नाम जहां पर हम दर्ज करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यूपी ले लेता हूं उदाहरण के लिए। ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा और ये पेज ऐसा दिखता है। इसमें इस पेज पे हमको सर्च करना होगा EFIR वाला सेक्शन, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे हमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है EFIR के लिए। तो हम EFIR पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ऐसा पॉपअप आएगा जो कि हमें एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा और हम इस पे ओके करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और इस पेज में भी हमें EFIR के बारे में बता रखा है और यहाँ पर हमें बता रखा है कि किन अपराधों में आप EFIR नहीं कर सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आप EFIR नहीं कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसके बाद जो है, हम पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए हम जाएंगे क्रिएट सिटीजन लॉगिन के ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल, अपनी जानकारी साझा करनी होगी, जैसे कि अपना नाम, अगर हमारे नाम के बीच में कुछ हम लगाते हैं तो हम मिडिल नेम डालेंगे, और अपना लास्ट नेम, मतलब एक तरीके से आप अपना पूरा नाम देने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करवानी पड़ेगी, जो भी है आपकी @gmail या yahoo.com या hotmail.com आप दर्ज करिए यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके बाद आप कुछ भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं और उसको उसी को आप कंफर्म करके सबमिट कर दें। तो ये जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पे साझा करी है, इस भरनी सारी अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि इनके आगे
रेड स्टार भी लगा है, लाल तारा भी बना हुआ है, इसलिए ये आपके लिए अनिवार्य है कि ये सारी सूचना आप सही सही भरें ताकि आपकी दर्ज कराई हुई रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई हो सके। एक और सवाल जो लोगों के मन में उठता है कि अपनी EFIR को ट्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट देख सकता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। तो EFIR जमा करने के बाद आपको एक संख्या दी जाती है, FIR की संख्या दी जाती है। आप इस FIR नंबर का उपयोग करके उसी ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पर आपने दर्ज करवाई थी अपनी रिपोर्ट, वहाँ पर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। एक और सवाल जो उठता है लोगों के मन में कि अगर EFIR का प्रोविज़न है तो FIR और EFIR में अंतर क्या रह गया। तो मुख्य अंतर दाखिल करने का तरीका है कि एक में आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर रहे हैं और एक में आप व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जान के FIR दर्ज कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। बाकी दोनों को एक ही कानूनी वैधता के साथ माना जाता है। अगला सवाल जो लोगों के मन में रहता है EFIR को लेके कि अगर मैं पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार में नहीं हूँ तो क्या मैं EFIR दर्ज करा सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जबकि EFIR कहीं से भी दर्ज की जा सकती है, अपराध संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ होगा। मतलब जो भी पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करवाना चाहते हैं उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार में वो अपराध हुआ होना चाहिए, तो आप कहीं से भी FIR कर सकते हैं। और कुछ पुलिस विभाग क्रॉस क्षेत्र अधिकार फाइलिंग की अनुमति भी देते हैं, लेकिन यह स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है, वहाँ के लोकल लॉज पर निर्भर करता है। अगला सवाल जो लोगों के मन में रहता है कि क्या मुझे EFIR दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन जाने की भी आवश्यकता होती है। तो आमतौर पर EFIR जमा करने के बाद यदि आवश्यक हो तो पुलिस आपको अधिक विवरण या जांच के लिए बुला सकती है। अगर पुलिस को लगता है कुछ पूछताछ करनी ज़रूरी है तो वो आपको बुला सकती है। हालांकि गैर संज्ञेय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन में एक भौतिक यात्रा की आवश्यकता नहीं हो सकती है जब तक कि पुलिस द्वारा निर्दिष्ट ना किया जाए। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप EFIR दर्ज करवाते हैं और उसके 3 दिन के अंदर आपको पुलिस स्टेशन जाके अपनी EFIR पे साइन करने, हस्ताक्षर करने ज़रूरी होते हैं। ऐसा इसलिए अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हो 3 दिन के अंदर जाकर तो पुलिस वाले भी आपकी EFIR पर कार्रवाई नहीं करेंगे, विवेचना नहीं करेंगे और जिसके फलस्वरूप 14 दिन के अंदर जो आपकी EFIR है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। अगला सवाल जो लोगों के मन में रहता है कि EFIR जमा करने के बाद क्या होगा। EFIR सबमिट करने के बाद पुलिस आपकी शिकायत को सत्यापित करेगी, रजिस्टर करेगी, वेरीफाई करेगी। वे अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपको फ़ोन कर सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं या आपको थाने भी बुला सकते हैं, या शिकायत के आधार पर जो भी है अगर उनको सही लगता है तो वो कार्यवाही भी कर सकते हैं। EFIR नंबर भविष्य के संचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संदर्भ के रूप में काम करेगा। तो EFIR नंबर आपका बहुत ज़रूरी है, आपके पास वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए होना चाहिए। इन सब जानकारियों के साथ मैं आपको कुछ सीमाएं भी बताना चाहता हूँ EFIR की, जो कि हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि जितने भी गंभीर अपराध हैं वो EFIR के अंदर कवर नहीं होते हैं। EFIR का उपयोग हत्या, बलात्कार या जिस्म फिरोशी जैसे गंभीर या कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। और दूसरा कि हर राज्य आपको EFIR की फैसिलिटी, आपको सुविधा नहीं देते हैं। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी पूरी तरह कार्यात्मक EFIR का सिस्टम नहीं है और आपको अपने राज्य में सर्च करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर EFIR का सुविधा है या नहीं। और कभी कभी तकनीकी दिक्कतें भी आ जाती हैं।